सरकार को नई गैस प्राइसिंग पॉलिसी पर 1 जुलाई से पहले लेना होगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते आएगी और सफाई। सेंसेक्स पहली बार 25,000 के ऊपर बंद। सुस्त शुरुआत के बाद शानदार रिकवरी। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मिड कैप शेयरों पर बुलिश हुए दिग्गज ब्रोकरेज UBS के मुताबिक लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देंगे मिड कैप शेयर। दमदार शेयर बताएंगे आपको आगे। आर्थिक सुस्ती को रफ्तार देने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटाई। ग्लोबल मार्केट ने स्वागत किया। महंगाई रोकने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना सकती है सरकार। कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने दिए संकेत। मैनिफेस्टो के वादे भी निभाएगी। दक्षिण भारत में जल्द होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कहा अगले 24 घंटे में दक्षिण में सक्रिय हो जाएगा मानसून। जो लोग कानून का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो पत्रकार रहे, MLA रहे, MP रहे, मिनिस्टर रहे, कोई भी रहे। सड़क सुरक्षा पर गंभीर हुई सरकार। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा विदेशों की तर्ज पर बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सितंबर में अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओबामा के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी न्योता स्वीकारा। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन होंगी लोकसभा की नई स्पीकर। सभी दलों ने जताई नाम पर सहमति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें इससे पहले कुछ और हेडलाइंस। मंत्रियों से मिलने वालों को रिसेप्शन पर जमा कराना होगा मोबाइल कैमरा और पेन ड्राइव जैसी चीजें। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाया फरमान। मंत्री सीधे नहीं करेंगे मीडिया से बात। इन्फोसिस में 11वां बड़ा इस्तीफा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रसाद त्रिकुटम ने कंपनी छोड़ी। हैंडसेट बाजार पर पकड़ मजबूत करने के लिए माइक्रोमैक्स की बड़ी कोशिश। भारतीय एयरटेल के पूर्व CEO संजय कपूर को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया। घर बनाना हुआ महंगा। सीमेंट कंपनियों ने दाम 3 से 30% तक बढ़ाए। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। और भीषण गर्मी ने बढ़ाई AC और फ्रिज की डिमांड। पिछले साल के मुकाबले 20% तक ज्यादा बिक्री। शुरुआत करेंगे पॉलिसी के मोर्चे पर एक बड़ी खबर से। नई गैस प्राइसिंग 1 जुलाई से ही लागू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये। मोदी सरकार को 1 जुलाई से पहले गैस प्राइसिंग पर फैसला लेना होगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए। अतुल, बताएं क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नई गैस प्राइसिंग जो है 1 जुलाई से लागू होगी और 1 जुलाई से पहले नई गैस प्राइसिंग के मामले में फैसला ले लिया जाएगा हर हालत में। अगर आप देखें तो दिसंबर 2012 में नई गैस प्राइसिंग लागू होनी थी, लेकिन फिलहाल इसको 1 अप्रैल से लागू करने की बात की गई। नोटिफिकेशन के बाद 1 अप्रैल से फर्स्ट क्वार्टर जो इस कारोबारी साल का पहला क्वार्टर है इसे लागू किया जाना था, लेकिन चुनाव की अधिसूचना के चलते इसे टाल दिया गया। अब सरकार की तरफ से जो सूत्रों का कहना है कि 1 जुलाई से यानी सेकेंड क्वार्टर से इसे लागू किया जाएगा। और ये भी सूत्रों का कहना था कि कंपनियों की तरफ से काफ़ी दबाव है क्योंकि सरकार ऑलरेडी इस मामले में काफ़ी लेट है और काफ़ी पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था, इसको लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। लिहाजा अब इस बारे में सरकार जो है ठोस कदम उठाएगी। हालांकि इसमें जो प्राइसिंग पे फैसला लेना है वो फिलहाल 1 हफ्ते बाद ये कहना है सूत्रों का कि काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इस मामले में कि क्या कदम उठाना है इस मामले में। जी शुक्रिया। और यूरोप में मंदी को थामने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ECB ने बेंचमार्क ब्याज दर 0.25% से घटाकर 1.5% कर दी है 0.15% कर दी है। लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पहली बार बैंकों के डिपॉजिट पर ब्याज दर को नेगेटिव कर दिया है। ECB ने डिपॉजिट पर 0% से घटाकर इसे -0.1% कर दिया है। मंदी के माहौल को रोकने के लिए ECB ने नेगेटिव डिपॉजिट दर करने का फैसला लिया है। ECB प्रेसिडेंट मारियो द्रागी के मुताबिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने और घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए ECB ने ब्याज दरों में इस कटौती का फैसला लिया है। और अब हमारे साथ इस पर और बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। प्रदीप, ECB ने इस फैसले से अगर हम बात करें तो यूरोप की इकोनॉमी पर किस तरीके का यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा और डिपॉजिट रेट नेगेटिव करने का मतलब क्या है? देखिए, डिपॉजिट रेट निगेटिव करने का मतलब यह है कि अगर बैंक सेंट्रल बैंक के पास कोई पैसे रखते हैं तो उस पर उनको दरअसल निगेटिव रेट मिलेंगे। और मकसद इसका यह है कि बैंकों के डिपॉजिट रेट जो है वो मिनिमम रखे जाएं या संभवतः नेगेटिव ही रखे जाएं। तो ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो कि लोगों को खर्च करने के लिए, ना कि लोग सेविंग करें।
तो ये एक सिग्नल के तौर पे भी है कि इकोनॉमी में सारे रेट्स को नीचे लाया जाए। अब यूरोप के इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि साथ में जो प्रोजेक्शंस दिए गए हैं उसके मुताबिक इस साल के लिए जो ग्रोथ रेट है 2014 के साल के लिए, कैलेंडर ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे पहले मार्च में प्रोजेक्शन था 1.2% जीडीपी ग्रोथ का, उसको घटा के अब 1% कर दिया गया है। और महंगाई की दर अगर हम देखें तो वो 0.7 से घट के 0.5 पे अब आ गई है, यानी आधा %, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ये मानना है कि 2% के आसपास महंगाई होनी चाहिए और ग्रोथ को भी करीबन इसी लेवल तक पहुंचने की वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन 2016 में जाके। तो चूंकि इन्फ्लेशन काफी कम है और ग्रोथ भी कम है, तो रेट्स को लगातार नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। बाजार को ये उम्मीद थी कि वो डिपॉजिट रेट घटाएंगे, अपना जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है वो भी घटाएंगे। बाजार को ये भी उम्मीद थी लेकिन कि शायद वो कोई बॉन्ड परचेज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो वो उन्होंने शुरू नहीं किया है, वो रह गया है। लेकिन इसके अलावा हर संभव कदम उन्होंने उठाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे प्रदीप, अगर मैं हमारे बाजारों के लिहाज से इसको समझना चाहूँ तो कैसा असर होगा? अगर आप देखें तो हमारे बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। उसके बाद जब ये घोषणाएं हुई तो उसका असर खासतौर पे यूरोप में जर्मन मार्केट्स पे पड़ा, जहां नया हाई 10,000 के ऊपर पहली बार देखने को डैक्स मिला है। डाउ जोन्स अमेरिका का जो इंडेक्स है वो भी नए हाई पे है और यूरो में तकरीबन 10 सेंट की गिरावट आई है। तो ये सारे संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया है, तो हमारे बाजार भी इसको जरूर पॉजिटिवली ही लेंगे और आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईआईज की ओर से खरीदारी देखने को मिले और ओवरऑल मार्केट को थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि शायद बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती थी अगर LTRO जो एक बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम का तरीका है उसकी घोषणा होती। हालांकि जो घोषणा की गई है वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं है। जैसे अमेरिका में क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रही है वैसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा है ECB ने कि वो जो कमजोर यूरोपियन देश हैं उनके बॉन्ड खरीदते हैं, उसको उसके चलते जो करेंसी सिस्टम में आती है उसको स्टेरिलाइज करते थे, दूसरे बॉन्ड बेचकर या अपने ECB के बॉन्ड बेचकर वो बंद कर देंगे। तो ओवरऑल नकदी सिस्टम में बढ़ेगी, ओवरऑल यूरो की सप्लाई बढ़ेगी और ये सारे बाजारों के लिए कमोडिटी हो या इक्विटी हो एक पॉजिटिव सिग्नल है, ऐसा मानना चाहिए। शुक्रिया प्रदीप इस पूरे एनालिसिस के लिए। रुक करते कुछ और बड़ी खबर की ओर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार महंगाई रोकने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने और सिंचाई के पुख्ता इंतजाम के लिए ठोस ऐलान कर सकती है। इसके संकेत आज खुद वित्त मंत्री ने दिए हैं। बजट से पहले कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात में वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो भाजपा के मैनिफेस्टो में किए गए वादे बजट में शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। 1 जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने वाले बजट में क्या ऐलान किए जाएं और क्या नहीं, इस पर हर सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात का सिलसिला वित्त मंत्री ने गुरुवार से शुरू कर दिया। सबसे पहली बैठक हुई कृषि क्षेत्र के लोगों के साथ। वैसे तो यह बैठक बुलाई गई थी उनकी राय जानने के लिए, लेकिन भाजपा का चुनावी वादा इसमें छाया रहा। मैनिफेस्टो हमारी है, मगर जो लोग आए थे उनमें मैनिफेस्टो को जोड़ते हुए बात भी हुई। That is all. I'll tell you more. हाइलाइट्स कुछ क्या? I'll tell you a bit later. बीजेपी वो एनडीए आके भी एक 15-20 दिन भी नहीं हुआ, वो कोई गारंटी तो कोई नहीं दे सकते, मगर उन्होंने तो पक्का पहले हमको बोल दिए कि एनडीए जो भी वादा किए उसको अमल करने के वास्ते कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार बजट में मैनिफेस्टो के सभी वादे भले ही पूरा न करे, लेकिन महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का ऐलान किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए खास स्कीम लाई जा सकती है। किसानों को जागरूक बनाने के लिए क्षेत्रीय किसान चैनल शुरू करने का फैसला हो सकता है। बैठक में आए लोगों ने भी कमोबेश ऐसे ही सुझाव दिए जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। मसलन किसानों को फसलों की लागत पर 50% मुनाफा दिया जाए, गुजरात की तर्ज पर मिट्टी की क्षमता जांचने की सुविधा मुहैया कराई जाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तर्ज पर सिंचाई के लिए भी अलग से एक अथॉरिटी बनाई जाए। इरिगेशन अथॉरिटी बना के ये एक प्रोजेक्ट के पैसे जाते जाओ मॉनिटर करो। अच्छा, पैसे मोबिलाइजेशन के वास्ते भी हम 3 सुझाव दिया था। एक जो है अगर हो सका तो ये जो मैं रेवेन्यू फोन कर दे रहे, ये इंडस्ट्री वालों को बहुत सारी पैसे 5 लाख करोड़ दे रहे, इसमें आधा पैसे आप इरिगेशन बॉन्ड्स बनाओ। किसान प्रतिनिधियों के बाद शाम में सामाजिक संगठनों के लोगों से भी बजट के बारे में सलाह मशवरा किया गया। शुक्रवार को पहले ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री चैंबर के साथ बैठक होगी।
शनिवार को फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों के साथ वित्त मंत्री मुंबई में बैठक करने वाले हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। नए सीईओ की तलाश से पहले ही इन्फोसिस के टॉप मैनेजमेंट में विदाई का सिलसिला जारी है। इन्फोसिस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रसाद त्रिकुटम ने भी इस्तीफा दे दिया है। पिछले हफ्ते ही कंपनी के प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर बीजी श्रीनिवास ने भी कंपनी को अलविदा कहा था। प्रसाद त्रिकुटम का इस्तीफा कंपनी में एनआर नारायण मूर्ति के लौटने के बाद 11वां बड़ा इस्तीफा है। जून 2013 में नारायण मूर्ति के लौटने के बाद जिन अधिकारियों ने कंपनी से इस्तीफा दिया है उसमें वी बालाकृष्णन, वासव प्रधान और अशोक वेमुरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बोर्ड मेंबर भी वी बालाकृष्णन ने जुलाई 2013 में कंपनी छोड़ दी थी। इस महीने कंपनी के ग्लोबल सेल्स हेड वासव प्रधान और कंपनी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर स्टीफन ब्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया था। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेलुलर क्यूआईपी के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी और कंपनी ने क्यूआईपी का फ्लोट प्राइस करीब 137 रुपए तय किया है। साल के अंत में होने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शन से पहले पूंजी जुटाने के लिए कंपनी ने क्यूआईपी लाया है और 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने पिछले साल अगस्त में क्यूआईपी को मंजूरी दी थी। 25,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। जानकार कहां दे रहे हैं पैसे लगाने की सलाह, देखिए आगे। और निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए क्या है एनएससीएल के पूर्व सीईओ अंजनी सिन्हा का फॉर्मूला, दिखाएंगे रिहाई के बाद पहला इंटरव्यू। ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं बाजार की, जहां आज शुरुआत तो सुस्त हुई लेकिन दूसरे सेशन में शानदार रिकवरी देखी गई। सेंसेक्स आज पहली बार 25,000 के ऊपर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी और मिड कैप भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स आज भी 1.5% चढ़ने में कामयाब रहा। बाजार में आज के कारोबार को समझा रहे हैं सीएनबीसी आवास के मार्केट रेटर अनिल सिंह। बाजार में कल की सुस्ती के बाद आज दिग्गज शेयरों ने फिर से रफ्तार पकड़ी। एक्चुअली बाजार की तेजी को लीड कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर और वहां पर इतनी जबरदस्त मजबूती को देखते हुए दिग्गज शेयरों ने भी आज शुरुआत ठीक की। शुरुआत में थोड़ी सी सुस्ती थी और फर्स्ट हाफ में ऐसा लगा कि सेंसेक्स और निफ्टी बहुत मजबूती नहीं दिखा रहे हैं। लाल निशान में भी हमने बाजार को काफी देर तक कारोबार करते हुए देखा, लेकिन सेकंड हाफ बाजार के लिए आज काफी बेहतरीन था और उसके बाद जिस तरह की मजबूती निफ्टी में आती हुई दिखी, दिन के हाई पॉइंट के आसपास निफ्टी जाकर बंद होने में कामयाब रहा। और मिड कैप शेयरों को देखिए 1.5% का आज फिर से उछाल, कल भी 1.5% की तेजी वहां दिखी थी और स्मॉल कैप शेयरों में भी इतनी ही मजबूती 1.5% के आसपास की देखने को मिली। तो लगातार ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का था जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। पूरी तरह से वॉल्यूम्स भी काफी फेवरेबल हो रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद फिर से 1000 के पार और आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ के आसपास वॉल्यूम पहुंचते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से तेजी के मार्केट में इतने बेहतरीन वॉल्यूम होना काफी अच्छा कहा जा सकता है। मेटल शेयरों ने आज लीड करने का काम किया। जिस तरह से पीएमआई डेटा काफी पॉजिटिव आते हुए दिखे, उसके बाद सेसा, स्टरलाइट, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में काफी खरीदारी हुई। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर कल कमजोर थे, आज पूरी रिकवरी यहां पर नजर आई। केन, ओएनजीसी जैसे शेयरों में बड़ा उछाल दिखा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी काफी शानदार तेजी दिखी। बीपीसीएल जैसा स्टॉक 7.5% उछल गया। वहीं पावर स्टॉक आज फिर से डिमांड में नजर आए। टाटा पावर, पावर ग्रिड जैसे शेयरों में काफी बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिखी। इसके अलावा आप देखें कई स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर अच्छी तेजी बनती दिखी। उनमें आईटी शेयरों का जिक्र करना होगा। कई दिनों की सुस्ती के बाद आज आईटी शेयर फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिखे। एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों में खरीदारी हुई। एसबीआई की सब्सिडरी बैंक्स में काफी तेजी देखने को मिली। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद इनका आपस में एसबीआई के साथ मर्जर हो सकता है। इस खबर के दम पर सारे स्टॉक तेजी के साथ बंद हुए। अब आइए आप सीमेंट शेयरों पर, यहां पर जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही। खासतौर से सदर्न मार्केट में सीमेंट के डिमांड पिकअप होने की खबरें हैं, साथ ही प्राइस बढ़ने की भी। आप देखिए छोटे छोटे सीमेंट शेयर इंडिया सीमेंट के नेतृत्व में काफी तेजी में बढ़ते हुए दिखे। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर कहा जाएगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 5% से ज्यादा का उछाल आज इस स्टॉक में देखने को मिला। बाजार में स्ट्रॉन्ग बज है कि यहां पर किसी तरह का बायबैक या फिर डीलिस्टिंग ऑफर आ सकता है, इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। स्टॉक में काफी तेजी बनती हुई दिखी। टाटा मोटर्स, JSPL भी काफी मजबूती के साथ बंद हुए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। इनके अलावा खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा KSK एनर्जी। इन्होंने अपना एक QIP 400 करोड़ का किया है, उसके बाद स्टॉक पर 5% की तेजी बनी। JP पावर में प्रोमोटर्स ने 22 करोड़ शेयर प्लेज छुड़वाए हैं। इस खबर के दम
दम पर ये स्टॉक भी चला, लेकिन बड़ा वॉल्यूम होता दिख रहा है कई सारे काउंटर्स पर। रोज काफी ब्लॉक डील्स होती है और ब्लॉक डील्स के दम पर प्राइस एक्शन भी। हेवल्स आज ब्लॉक डील्स के बाद 11% ये स्टॉक उछला। आलोक इंडस्ट्रीज जैसे शेयर में भी एक बड़ी तेजी बनती दिखी। एडलवाइज में भी एक बड़ा ब्लॉक बदलता हुआ दिखा, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज यहां पर एक भारी भरकम ब्लॉक डील होती हुई दिखी है और ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में 8% की कमजोरी होती हुई दिखी। देखना ही होगा कि किस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स यहां से निकले। ग्रीव्स कॉटन और सुजलोन एनर्जी भी ब्लॉक डील के दम पर बड़ी उछाल दिखाने में कामयाब रहे। बाजार में शानदार रैली तो दिख रही है, लेकिन आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी? कौन से शेयर बनाएंगे आपको करोड़पति? आइए सुनते हैं कहां निवेश की सलाह दे रहे हैं बाजार के दिग्गज। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो ले ही सबने लिया ही हुआ है। थोड़ा पीएसयू बैंक्स में भी अच्छा क्वालिटी का पीएसयू बैंक्स भी ले सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोज में हमको मारुति और आइस्चर मोटर्स अच्छा लगता है। इंडस्ट्रियल्स में लार्सन, वोल्टास, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वही जो हायर एंड के स्टॉक्स हैं, लार्ज लिक्विड में नेम्स हैं, वहीं इन्वेस्ट करना अभी भी ठीक है। आईटी, फार्मा या एफएमसीजी तीनों में ही आई थिंक फार्मा में मैं अभी भी न्यूट्रल कहूंगा क्योंकि उसमें ग्रोथ है, पर आईटी और एफएमसीजी में डेफिनेटली अंडरवेट होना चाहिए। न सिर्फ आंध्रा बैंक, आंध्र प्रदेश ओरिएंटेड बाकी सेक्टर्स की कंपनीज भी अपना बिजनेस काफी ग्रोथ होती हुई देख रही हैं। गायत्री प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि रेमको सीमेंट है, तो ये स्टॉक, स्पेशली रेमको सीमेंट तो एक स्टॉक है जो ट्रेडिंग के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखा जा सकता है। तो स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं। कम रिस्क ट्रेडर के लिए और भी दूसरी अपॉर्चुनिटी है, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लार्ज कैप में अल्ट्राटेक है, हालांकि कंटिन्यूअस 52 वीक हाई पे चल रहा है स्टॉक। In terms of the top picks for us, so we have broken it up into two buckets. One is pure bottom-up ideas, which is cyclical recovery, etc. So top picks for us in that space remains Bajaj Electricals, Kajaria, Coromandel. In the cyclical space for us, top picks remain Voltas, Blue Star, and Info Edge, and even UPL. एनएससीएल के पूर्व सीईओ अंजनी सिन्हा चाहते हैं कि कानूनी पछड़े की बजाय निवेशकों के फंसे हुए पैसे को दिलाने पर फोकस किया जाए। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि सेटलमेंट प्लान के जरिए ही निवेशकों का पैसा जल्दी मिल सकता है और वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ऐसा सेटलमेंट प्लान भी देंगे। इतना बड़ा संकट एनएससीएल स्कैम जो पिछले 11 महीने से चल रहा है, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इनके पीछे लगी हुई है। आपकी यहाँ गिरफ्तारी हुई इस पूरे स्कैम में, अब तक का इस पूरे स्कैम को लेकर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? मेरा पहला रिएक्शन यही है कि अगर ठीक तरीके से इसको हैंडल किया जाए केस को, तो अभी भी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग सारे डिफॉल्टिंग मेंबर्स के साथ बैठ के सेटलमेंट का प्लान वर्कआउट करें। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई कमेटी अपॉइंट करे या ईओडब्ल्यू ऑफिशियल्स उनके साथ मिलके एक प्लान फाइनलाइज करें जो कॉन्क्रीट हो और काफी उसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं हो, और फिर अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको फाइनलाइज करता है, अप्रूव करता है, तो उस तरीके से पैसा रिकवर किया जाए। क्योंकि जो पार्टीज हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, उनके पास एसेट्स भी हैं, वो लोग चलाने वाले लोग हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनको भी ऐसा इंटरेस्ट है कि वो पैसा रिपे करके और फिर अपने बिजनेस को वापस रिवाइव कर सके। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लोग एक सही तरीके से इस रास्ते पे चल के पैसे को रिकवर करें और इन्वेस्टर्स को पैसा वापस मिले। सर, हमने मैनेजमेंट में देखा है, खासतौर से एफटीआईएल मैनेजमेंट की बात करें, उन्होंने हमेशा से ब्लेम किया है। हमने कोर्ट की आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ सुने हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लेम आप पे शिफ्ट किया है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आपको यहाँ पर फ्रंट रनर के तौर पर रखा गया, स्केपगोट के तौर पर रखा गया? जी, मेरा मानना तो यह है कि इंडिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो काफी कॉम्पिटेंट हैं और वो सब फैक्ट फाइंडिंग ऑलरेडी कर रही हैं, तो इससे इवेंचुअली ये सारा इस्टेब्लिश हो जाएगा कि कौन गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है। परंतु मेरा मानना यह है कि मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि गिल्टी कौन है और गिल्टी कौन नहीं है, और अगर मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे सेफ हो, उनको कंफर्ट कैसे दिया जा सके। और मेरा मानना है कि अगर हम लोग सब मिलकर काम करें, ईओडब्ल्यू ऑफिशियल्स के साथ और दूसरे एजेंसीज के साथ, तो डिफॉल्टिंग पार्टीज के साथ बैठ के कोर्ट के ऑर्डर के जरिए इसको फाइनलाइज किया जा सकता है, और जो डिफॉल्टिंग पार्टीज कोऑपरेट नहीं करे एजेंसीज के साथ, उनके केस में उनके प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसे को रिकवर किया जा सकता है। और
और सिग्नल जम किया तो घर पर पहुंचेगा चालान। रोड सेफ्टी के लिए और क्या होगी सख्ती, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भेजा प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए खास तोहफा। पूरी खबर ब्रेक के बाद। ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि ट्रैफिक के नियम सख्त किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए एडवांस आईटी सिस्टम अगले 1 महीने में लगा दिया जाएगा। आज उन्होंने हादसों को रोकने और रोड सेफ्टी पर अधिकारियों के साथ बैठक की। एक व्यक्ति 3-4 जगह लाइसेंस लेता है। ये तकरारें मिली है। आगरा में लाइसेंस लेता है, दिल्ली में लाइसेंस लेता है। तो हम लोग ये पूरे डाटा को सेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि एक व्यक्ति को एक ही लाइसेंस रहे, इसमें 2-2 लाइसेंस 4-4 लाइसेंस कोई ले नहीं सकेगा। इसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार कर रहे हैं आईटी का उपयोग करके, और विशेष रूप से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बना रहे हैं। जो लोग कानून का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो पत्रकार रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, कोई भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में अमेरिका जाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय बैठक का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। दोनों पक्ष अब बैठक की तारीख तय करने में लगे हैं। बराक ओबामा ने जब मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई देने के लिए फोन किया था, तभी उन्हें अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया था। 16वीं लोकसभा के नए सांसदों का शपथ ग्रहण शुरू हो गया और शपथ ग्रहण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ सांसद लालकृष्ण आडवाणी को शपथ दिलाई गई। आडवाणी के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसद के रूप में शपथ ली। सोनिया ने भी हिंदी में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और उमा भारती ने संस्कृत में शपथ ली और सांसदों को पहले 4 जून को ये शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन की वजह से बुधवार को सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। कल भी सांसदों का शपथ ग्रहण चलेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए खास पाकिस्तान से तोहफा आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी की मां के लिए वहां से साड़ी भिजवाई है। इससे पहले मोदी ने शरीफ से हुई मुलाकात के दौरान उनकी मां को एक शॉल भेंट में दी थी और आज उसी के जवाब में शरीफ ने मोदी की मां के लिए साड़ी भेजी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और इंदौर से 8 बार से सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर होंगी। प्रधानमंत्री समेत 19 सदस्यों ने पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महाजन के नाम का प्रस्ताव किया। कल स्पीकर का चुनाव होगा और चुने जाने पर सुमित्रा महाजन स्पीकर के पद पर विराजमान होने वाली दूसरी महिला होंगी। कांग्रेस की मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर थी। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी AIADMK को दी जा सकती है। और प्रधानमंत्री के स्टिंग ऑपरेशन जैसी चीजें रोकने के लिए मोदी ने बनाया खास प्लान। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और बिजली की आंख मिचोली और बढ़ेगी, क्यों गहराएगा संकट, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सरकार को नई गैस प्राइसिंग पॉलिसी पर 1 जुलाई से पहले लेना होगा फैसला। अगले हफ्ते आएगी और सफाई। सेंसेक्स पहली बार 25,000 के ऊपर बंद। शुरुआत के बाद शानदार रिकवरी। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आर्थिक सुस्ती को रफ्तार देने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटाई। ग्लोबल मार्केट ने स्वागत किया। महंगाई रोकने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना सकती है सरकार। कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने दिए संकेत। मैनिफेस्टो के वादे भी निभाएगी सरकार। दक्षिण भारत में जल्द होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कहा अगले 24 घंटे में दक्षिण में सक्रिय हो जाएगा मॉनसून।
जो लोग कानून का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो पत्रकार रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, कोई भी रहे। सड़क सुरक्षा पर गंभीर हुई सरकार। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, विदेशी तर्ज पर बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हैंडसेट बाजार पर पकड़ मजबूत करने के लिए माइक्रोमैक्स की बड़ी कोशिश। भारतीय एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कपूर को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया। और भीषण गर्मी ने बढ़ाई एसी और फ्रिज की डिमांड। पिछले साल के मुकाबले 20% तक ज्यादा बिक्री। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जोर शोर से काम में जुट गए हैं, बल्कि इस बात के इंतजाम भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार के फैसले लीक ना हो। जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को ये कहा है कि अगर उनके दफ्तर में कोई मिलने आ रहा है तो उसके पास मोबाइल फोन, कैमरा, टेप रिकॉर्डर या पेन ड्राइव जैसी चीजें ना हो। माना जा रहा है कि इस कदम के जरिए मोदी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी सरकार या मंत्रियों के खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन ना हो। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को बिना इजाजत मीडिया से बात करने को मना किया है। उन्हें कहा गया है कि अगर मीडिया से कुछ बताने की जरूरत है तो या तो मंत्रालय का प्रवक्ता या सरकार का प्रवक्ता इस काम को करेगा। मंत्रियों को यह भी कहा गया है कि वो अपनी निजी स्टाफ की भर्तियां बिना पीएमओ की मंजूरी के ना करें। साथ ही निजी स्टाफ में उनके नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। मंत्रियों को इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि वो लाल बत्ती लगी गाड़ियां इस्तेमाल ना करें। और बात मानसून की, जो कल केरल में पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने आज ये जानकारी दी है। इससे पहले निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट मंगलवार को केरल में मानसून को पहुंचने का दावा कर चुकी है। दरअसल इस हफ्ते के शुरुआत से ही वहां के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आमतौर पर 2 दिनों की लगातार बारिश और हवाओं की तय गति के बाद मानसून का आगमन मान लिया जाता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक केरल के बाद मानसून को आगे बढ़ने के लिए माहौल पूरी तरह अनुकूल है। कल तमिलनाडु और इसके बाद 10 जून तक मानसून महाराष्ट्र में दस्तक दे सकता है। हवाओं के पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ तो 11 जून तक इसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 15 से 20 जून तक मानसून गुजरात, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। इसके बाद 1 जुलाई तक मानसून को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर तक पहुंचने की उम्मीद भी है। आंध्र प्रदेश सरकार किसानों का 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर सकती है। 8 जून को चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि शपथ लेने के बाद सबसे पहले वो कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार बैंकों को रकम देने के बजाय बॉन्ड दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक 54,000 करोड़ में से 36,000 करोड़ का बैंक कर्ज माफ होगा और 18,000 करोड़ रुपए का माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी से लिया हुआ कर्ज माफ होगा। किसी भी राज्य सरकार की ये सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना होगी। पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है और आशंका है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। वजह है कि बिजली उत्पादन कंपनियां कोयले की भारी किल्लत से जूझ रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि 60% से ज्यादा पावर प्लांट्स में 7 दिन से भी कम का कोयला बाकी है। एक तरफ चढ़ता पारा और दूसरी तरफ घंटों बिजली गुल। देश के ज्यादातर हिस्सों में कमोबेश यही हालत है। ईंधन की कमी, खासतौर पर कोयले की किल्लत की वजह से बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। सीए यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक नॉर्दर्न रीजन के 33 थर्मल पावर स्टेशन में 7 दिन से कम का कोयला बचा है। और तो और 16 पावर प्लांट ऐसे हैं जो सुपर क्रिटिकल हालत में हैं, जहां 4 दिन से भी कम का कोयला बचा हुआ है। पूर्वी इलाके के 23 पावर स्टेशनों में 7 दिन से कम और 10 स्टेशनों में 4 दिन से कम का कोयला बचा है। दक्षिणी राज्यों में भी हाल बुरा है। यहाँ 23 पावर स्टेशनों में 7 दिन का कोयला बचा है और 13 स्टेशनों में 4 दिन से कम का कोयला बचा हुआ है। जानकारों के मुताबिक हालात सुधारने के लिए जरूरी है कि कोल इंडिया ई ऑक्शन के बजाय पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध कराने पर जोर दे। मेरे विचार में इस समय जो कोल इंडिया की ई ऑक्शन जो है वो फिलहाल थोड़ा उसको दबा के रखना चाहिए कि सेटिस्फैक्शन लेवल दूसरे की जो लिंकेजेस की है वो पहले पूरी निपट जाए, मुनाफा बाद में देखा जाए।
देश भर में बिजली की मांग और सप्लाई के बीच में करीब 10% से भी ज्यादा का फर्क है। देश में 67% बिजली थर्मल प्लांट में पैदा होती है और मौजूदा हालात में पर्याप्त कोयले के अभाव में 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों का बढ़ता घाटा भी बिजली की कटौती की वजह बन गया है। जानकारों के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों का लगातार बढ़ रहा घाटा भी बिजली संकट के पीछे बड़ी वजह है। घाटे के चलते बिजली वितरण कंपनियां बाजार भाव पर बिजली नहीं खरीद पा रही है, जिसके चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली संकट से निपटने के लिए 2 स्तरों पर कदम उठाने की जरूरत है। पहले तो ये कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पावर प्लांट की जरूरत के मुताबिक कोयला मुहैया कराया जाए और दूसरा, बिजली वितरण कंपनियों के घाटे पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें सस्ती बिजली बांटना बंद करें। जानकारों के मुताबिक जब तक ये नहीं होगा, देश में ज्यादातर शहरों में बत्ती गुल होती रहेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब यूपी के सीएम अखिलेश यादव के बचाव में उतरी डिंपल। रेप को लेकर कहा क्या, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और क्या फेसबुक विवाद के चलते हुई पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या? क्यों है पुलिस को ऐसा शक? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। यूपी में लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर बचाव की मुद्रा में है। पति अखिलेश के बचाव में कन्नौज से सांसद पत्नी डिंपल यादव भी उतर आई हैं। डिंपल ने कहा है कि बलात्कार की घटनाओं को सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये पूरा एक देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है एंड आई थिंक सो हमें इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और हमारी पार्टी इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड लाइक लेट मी टेल यू अगेन कि हमारे जैसे हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। मुलायम या अखिलेश या फिर राम गोपाल, कितनी ही बचाव कर रहे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। ये राज्य अघोर अराजकता और महिलाओं के प्रति भयावह बर्ताव का आदी हो चुका है और भयावह बर्ताव करने वाले लोगों को संरक्षण देने वाला ये विश्व का पहला राज्य होगा जिसमें कि सत्ताधारी दल के लोग, स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार के लोग बलात्कारियों के पक्ष में हैं। इस बारे में पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों को विचार करना होगा और आगे पार्लियामेंट सेशन जब लगेगा तो इन सारी बातों पर विचार होगा। ये मामले उठने हैं पार्लियामेंट में। मुख्यमंत्री जी ने ये जो फैसला किया है अखिलेश यादव जी ने कि 250 किलोमीटर अपने गृह जनपद से दूर पुलिस वाले रखे जाएंगे, ये हटाना ही उनका गलत काम था। और ये हटाने के साथ अब वो गृह जनपद के आसपास पुलिस के अधिकारी 250 किलोमीटर तक नहीं दिखाई देंगे, इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो पूरा लॉलेसनेस है, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं, और फिर इस प्रकार की बयानबाजी का क्या अर्थ है? यूपी गवर्नमेंट को पुलिसिंग नहीं आ रही, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रशासन नहीं आ रहा, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमसे गलती हो रही है या हमें ये कमजोर है। वो रियल जब देखो सुधार तब शुरू होता है जब आप माने कि हमारे में गलती है। पुणे में सोमवार को हुई आईटी इंजीनियर्स की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि इंजीनियर की हत्या फेसबुक विवाद के चलते की गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादित पोस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली है। आरोप है कि फेसबुक विवाद के चलते 24 साल के आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मोहसिन को पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर हमलावर कट्टर हिंदुवादी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहसिन शेख सोमवार की शाम दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में डंडे से लैस हमलावरों के समूह ने उसे घेर लिया। हमलावरों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा। बुरी तरह जख्मी मोहसिन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हमलावर पहले भी 2 युवकों पर हमला कर चुके हैं। दंगाइयों ने उसके ऊपर हमला किया और स्टिक्स और रॉड से हमला किया, उसमें उसकी मौत होगी। प्राइमा फेशिया ये सब आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पुणे में कुछ लोगों ने फेसबुक पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस को शक है कि मोहसिन को इसी बात के लिए निशाना बनाया गया है। फेसबुक विवाद के चलते पुणे में अब तक कई जगह हिंसा की वारदात हो चुकी है। मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस
बीते एक हफ्ते में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन मोहसिन की मौत के बाद हड़प्पर इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। विवेक गुप्ता, मुंबई। देश में इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए सरकार नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने जा रही है। सेंटर का काम साइबर अटैक को रोकना होगा। उधर इंटरनेट के जानकारों का मानना है कि ये यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। अब आपके मेल या ऑनलाइन डेटा पर सरकार की नजर होगी। साइबर हमले को रोकने के मकसद से सरकार नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर शुरू करने जा रही है। इसका प्लान आईटी मंत्रालय ने तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाएगा। सेंटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों की मदद से सारे इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करेगा और साइबर इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी जुटाकर साइबर हमले को रोकेगा। इसके लिए सेंटर आईबी, रॉ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद लेगा। इस सेंटर पर 500 करोड़ का खर्च आएगा। बात चल रही है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। चीज़ अच्छी है क्योंकि नेशनल थ्रेट से सेव होने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो बाहर से इतने सारे अटैक्स आते हैं उनसे भी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। बट इसमें साथ में एक जरूर प्राइवेसी की बात आ जाती है कि थोड़ी सी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में बढ़ते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल के बीच साइबर सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है और ये सेंटर केवल मेटा डेटा को ट्रैक करेगा, आपके फेसबुक या ट्विटर की बातचीत को नहीं। लेकिन सच तो ये है कि जो भी एजेंसी इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करेगी उसे इंटरनेट पर मौजूद सारे कंटेंट तक पहुंच तो होगी ही। ऐसे में ईमेल, ब्लॉग या सोशल नेटवर्किंग डेटा की प्राइवेसी से जुड़ी चिंता जायज है, खासतौर पर तब जब देश में प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए कानून मौजूद नहीं है। अंजुल तोमर, दिल्ली। घरेलू मार्केट पर पकड़ मजबूत करने की दिशा में क्या है माइक्रोमैक्स का बड़ा फैसला, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और चिलचिलाती गर्मी में कंज्यूमर गुड्स कंपनियों की चांदी कितनी हो रही है बिक्री, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स ने भारतीय एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कपूर को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया है। माइक्रोमैक्स ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि संजय कपूर तत्काल प्रभाव से कंपनी के चेयरमैन होंगे। कंपनी ने एक हफ्ते पहले ही सैमसंग इंडिया के पूर्व कंट्री हेड विनीत तनेजा को भी सीईओ नियुक्त किया है और जानकारों के मुताबिक माइक्रोमैक्स अपने लंबित पड़े आईपीओ को लाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अनुभवी प्रोफेशनल्स को कंपनी में शामिल किया जा रहा है। माइक्रोमैक्स मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली भारत में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट शेयर करीब 15% है। इस साल की जोरदार गर्मी ने एसी और फ्रिज के बाजार को भी गर्म कर दिया है। मनीष देसाई बता रहे हैं कि एलजी, सैमसंग और वोल्टास जैसी कंपनियों ने इस साल 20 से 24% ज्यादा एसी और फ्रिज बेचे हैं। गर्मी से बेहाल लोगों को अब एसी फ्रिज की दुकान ही दिख रही है। 44 से 46 डिग्री की तपिश से बचने के लिए लोग इस साल जमकर एसी, फ्रिज और कूलर खरीद रहे हैं। लोगों के इस उत्साह को भुनाने के लिए दुकानदार भी 0% ब्याज पर लोन की सुविधा दे रहे हैं। फ्रिज एसी में 25 to 30% ग्रोथ है बिकॉज ऑफ ये गर्मी ज़्यादा है। उसके अलावा हमारा कंज्यूमर ऑफर भी चलाता है, 0% फाइनेंस है, फ्री इंस्टॉलेशन है, उसके वजह से सेल ज़्यादा है। गुजरात में पिछले साल अप्रैल से जून के 3 महीने में करीब 1,20,000 एयर कंडीशनर की बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार इतनी बिक्री 31 मई तक ही हो गई। फ्रिज की बिक्री में भी 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। हालत ये है कि हिताची, मित्सुबिशी और ओनिडा जैसी कई कंपनियों से एयर कंडीशन मिलने में 3 से 4 दिन का समय लग जा रहा है। सप्लाई वर्सेस डिमांड ज़्यादा है अभी इस बार, और कोई कंपनी अभी सर्विस के लिए एडिक्वेट नहीं है जो सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो कस्टमर भी परेशान है, सब डीलर भी परेशान है और वी आर एक्सपेक्टिंग अभी भी गर्मी और 2-3 दिन में बढ़ने का चांसेस है। तो सेल तो अभी कंटिन्यू चलेगा ये महीना तक, बट कंपनी की साइड से मेरे ख्याल से सप्लाई का मेजर इशू आएगा अभी तक। अहमदाबाद ने 13 साल के बाद 46 डिग्री गर्मी का पारा देखा है। ना ही केवल अहमदाबाद में बल्कि देश भर में गर्मी का पारा चढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में गर्मी कम होने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में फ्रिज और एसी के डीलर्स को उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में उनकी बिक्री 5 से 7% और बढ़ सकती है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। घरेलू विमानन कंपनियों के किराए घटाने की होड़ को देखते हुए विदेशी एयरलाइंस भी भारतीय यात्रियों के लिए सस्ते टिकट ऑफर कर रही हैं। दरअसल किराए को लेकर लगातार बढ़ते इस कंपटीशन का सीधा फायदा ग्राहकों को ही हो रहा है।
ये है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज A380, जिसने हाल ही में अपनी लैंडिंग भारत में की। सिंगापुर एयरलाइंस के इस फ्लाइट के भारत में लॉन्च होने के साथ ही आसमान में जंग शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस एमिरेट्स मुंबई से दुबई के लिए A380 फ्लाइट्स जुलाई से शुरू कर रही है। वहीं जर्मनी की कंपनी लुफ्तांजा भी इसकी शुरुआत सितंबर से करेगी। A380 फ्लाइट्स की क्षमता करीब 600 यात्रियों की है। ऐसे में टूर ऑपरेटरों के मुताबिक कैपेसिटी बढ़ने से सीधे तौर पर किराया कम होगा। ब्रिटिश एयरवेज की वन वर्ल्ड अलायंस हो गई या एयर फ्रांस KLM की स्काई टीम अलायंस है, वो लोग भी पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उससे भी भारतीय एविएशन आउटबाउंड में काफी फर्क पड़ेगा। इंडियन आउटबाउंड एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समय होगा और कस्टमर के लिए ये निश्चित बात है कि भाव कम होंगे। वैसे विदेशी रूट्स पर एयरलाइंस कंपनियों के बीच प्राइस वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एयर इंडिया ने रोम और मिलान की फ्लाइट शुरू की है, जिसका किराया सिर्फ 33,000 रुपए है। वहीं जेट एयरवेज ने पेरिस का रिटर्न किराया सिर्फ 36,000 रुपए कर दिया है। International players would obviously look at a market like India because the growing outbound tourism from here is growing by leaps and bounds. It's a market they can no longer ignore, and I think in the years to be, India will become even more significant. अपनी क्षमता और पहुंच बढ़ाने के लिए एयरलाइंस मर्जर पर भी फोकस कर रही हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में स्टार एलायंस से हाथ मिलाया है, जो सीधे गल्फ की एयरलाइंस कतर और एतिहाद को जबरदस्त टक्कर दे रही है। वहीं कतर एयरलाइंस इंडिगो में हिस्सा खरीदना चाहती है। वहीं जेट एतिहाद के बीच हुए करार ने भी पूरे एविएशन सेक्टर को गर्म कर दिया है। श्रीमी चौधरी, मुंबई। मर्सिडीज ने अपने पॉपुलर एस क्लास मॉडल 350 CDI की मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी शुरू कर दी है। कंपनी अब इसकी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन अपने पुणे के चाकन प्लांट से ही करेगी। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई। मर्सिडीज के मुताबिक कंपनी अपनी क्षमता को दोगुना कर हर साल भारत से 20,000 गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने का लक्ष्य रख रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मुंबई की पर्यावरण प्रेमी संस्था हया ने आज स्थानीय अफसरों और जनता के बीच बातचीत का आयोजन किया। हया के इस आयोजन में बुजुर्गों से लेकर बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम लोग यहाँ पे हया नाम की संस्था से जुड़े हैं, यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोगों ने सर्वे किया था कुछ टाइम पहले और हमें एहसास हुआ कि G0 से पूरे मुंबई में 26 वार्ड है, जिनमें से एक G0 है और यहाँ से मुंबई का 10% कचरा निकलता है। तो इसलिए हम इस एरिया में काम करना चाहते थे। BMC से हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि गोपी टैंक रोड के जो ओवरफ्लोइंग बिन्स हैं उनकी साफ़ सफाई हो सके जितना हद तक संभव है और यहाँ के सिटीजन्स और सभी लोग जुड़ सकें इस मूवमेंट से और यहाँ के साफ़ सफाई के लिए कुछ काम कर सके और BMC अपना योगदान दे और कोशिश करे कि यहाँ पे जितनी साफ़ सफाई हो सकती है, जिस तरह से हो सकती है वो करें। BSP से हम मिस्टर अभिजीत तत्करे हैं, वहाँ पर जूनियर सब इंजीनियर हैं, जूनियर ओवरसीयर से उनसे हम मिले थे। उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और आवाज़@9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।